कैसे आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। इकोनॉमी सर्वे के कुछ क्लासेस बचे हैं बच्चों, एंड के वो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में न जाके तथ्यात्मक जो उसका पोर्शन होगा, यानी फैक्ट बेस्ड जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो सकता है वो करा देता हूँ। ठीक है, तो इसके बाद जैसे ही इकोनॉमी सर्वे वगैरह वाला हमारा पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा तो नेक्स्ट जो स्टेप होगा हमारा उसके बाद देखेंगे। फिलहाल जो आपके एग्जाम क्योंकि सामने है, पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम सामने है, इसके अलावा अदर एग्जाम अपर पीसीएस का आपके सामने होगा, साथ ही साथ कुछ अन्य एग्जाम भी आपके सामने हो सकते हैं आने वाले टाइम पे। तो कहीं ना कहीं ये सभी चीज मतलब जितने भी आपके एग्जाम है सभी एग्जाम्स में समान रूप से प्रासंगिक होंगे। ठीक है, तो देखना जैसे लास्ट टाइम मैंने एग्रीकल्चर बेस्ड कुछ फैक्ट बताए थे आपको, उससे आगे को लिखना आप लोग। सर्वाधिक होम स्टे जो पंजीकृत हुए हैं बच्चों नैनीताल और चमोली में हुए हैं। ठीक है, तो लिखो सर्वाधिक होम स्टे का पंजीकरण किस जनपद में हुआ है, पूरा लिखना है। ठीक है, सर्वाधिक ये होम स्टे वाले जो क्वेश्चन है हमेशा इंपॉर्टेंट रहेंगे, ध्यान रखना है। ठीक है, तो लिखो सर्वाधिक होम स्टे का पंजीकरण, सर्वाधिक होम स्टे का पंजीकरण। ठीक है, एक मिनट रुकना, थोड़ा सा काम नहीं करना। सर्वाधिक होम स्टे का पंजीकरण, सर्वाधिक होम स्टे। ठीक है, होम स्टे ये कहां पर पंजीकृत है बच्चों, अल्मोड़ा। होम स्टे पंजीकृत कहां पर पंजीकृत है, अल्मोड़ा में। ठीक है, अल्मोड़ा और चमोली, इन दो जनपदों में सर्वाधिक होम स्टे पंजीकृत किए गए हैं। ठीक है, तो अल्मोड़ा और चमोली में, और बच्चों ये लगभग जो सॉरी नैनीताल और चमोली कर दो, नैनीताल में 164 है, चमोली में 99 है। नैनीताल करना है, इसको अल्मोड़ा मत करना है। ठीक है, नैनीताल और चमोली करना, नैनीताल एंड चमोली, नैनीताल व चमोली में सर्वाधिक है। नैनीताल में 164, चमोली में लगभग 99 है। ठीक है, अब आपको सर ये क्या हुआ समझ नहीं आया। देखो बच्चों यहाँ पे ओटीए है, ठीक है, ऑनलाइन ट्रेवल जो अपने आप में होता है उसके बेस पे हमने एक प्लेटफॉर्म बना रखा है ओटीए। इसमें हम चेक करते हैं कि कौन से अपने आप में जो होम स्टे हैं सर्वाधिक कहाँ पंजीकृत है, क्या है। तो सर्वाधिक होम स्टे पंजीकृत अगर पूछता है तो नैनीताल और चमोली में है, ध्यान रखना है। ठीक है, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी पूछ जाते हैं। अगला लिखना, वर्ल्ड एक्रो चैंपियनशिप एरो शो का आयोजन कहाँ पे किया गया था। वर्ल्ड एक्रो चैंपियनशिप पूरा लिखना है। ठीक है, वर्ल्ड पूरा लिखना है, ये टिहरी में आयोजित किया गया था दिसंबर 2024 में। तो पूरा लिखना है, वर्ल्ड एक्रो चैंपियनशिप व एरो शो, वर्ल्ड एक्रो चैंपियनशिप व एरो शो का आयोजन कहाँ पे किया गया था, टिहरी में किया गया था। ठीक है, टिहरी लेक के आसपास के इलाके में टिहरी में जो किया गया था बच्चों, वर्ल्ड एक्रो चैंपियन एरो शो का आयोजन किया गया था। ठीक है, दिसंबर 2024 में। अब देखना, चूंकि अभी तक शायद क्वेश्चन आया नहीं है, पर्यटन मंत्रालय ने उत्तराखंड के 4 गांव जो है बच्चों उनको पर्यटन गांव का दर्जा दिया। उसमें कई बच्चों को ये कंफ्यूजन है कि सूपी गांव कहाँ है, बागेश्वर या अपने आप में ये हिसाब से नैनीताल। अधिकांश बच्चों ने उससे क्वेश्चन टेलीग्राम पे भी पूछा है कि सर सूपी गांव कहाँ है। सूपी बच्चों बागेश्वर में है। ठीक है, नैनीताल जो दिया था शायद किसी त्रुटिवश उन्होंने नैनीताल दे दिया होगा, किसी ने कहीं पे देखा होगा आपने। लेकिन जो आप देखेंगे मैप में देखें, आर्थिक सर्वे के अंदर भी उसको बताया गया है, तो ये जो सूपी गांव है वो बागेश्वर में है। तो लिखो, हाल ही में उत्तराखंड के 4 गांव को पर्यटन गांव का दर्जा दिया गया है। ठीक है, लिखो हाल ही में उत्तराखंड के 4 गांव को पर्यटन गांव का दर्जा दिया गया। इनमें कौन कौन से ही पता होना चाहिए। देखो इसमें बच्चों हरसिल और गुंजी। ठीक है, हरसिल कहाँ पड़ता है, हरसिल उत्तरकाशी में, गुंजी कहाँ पड़ता है, पिथौरागढ़ में, सूपी बागेश्वर में, और ये एक जो मतलब हरसिल है, गुंजी है, सूपी है, और एक अंदर अपने आप में जखोल है। ठीक है, ये 4 गांव हैं बच्चों, इनको पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटन गांव के रूप में दर्ज किया है। ये है जखोल। ठीक, जखोल पड़ता है उत्तरकाशी में, उत्तरकाशी में। ठीक है, सूपी पड़ता है अपने आप में बागेश्वर में, बागेश्वर, और ये गुंजी पड़ता है पिथौरागढ़, गुंजी। ठीक है, पिथौरागढ़ लिखना, और हरसिल पड़ता है उत्तरकाशी में। जो पहले 2 गांव हैं उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ वाले, इनको वाइब्रेंट विलेज के तहत रखा गया है। ठीक है, यानी सीमावर्ती गांव है तो इसको वाइब्रेंट विलेज के अंदर पर्यटन गांव दिया गया है इन 2 को, वाइब्रेंट विलेज के अंदर। ठीक है, वाइब्रेंट विलेज योजना चल रही ना, आपने सुना होगा, वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत। ठीक है, और ये जो सूपी गांव है पर्यटन, इस साहसिक पर्यटन के रूप में, साहसिक पर्यटन के रूप में। ठीक है,
ये साहसिक पर्यटन के रूप में सूपी गांव बागेश्वर, और जखौल उत्तरकाशी तो नॉर्मल पर्यटन गांव है ही है। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा बच्चों महिला एक क्वेश्चन आ सकता है, महिला वाइट वाटर राफ्टिंग गाइड जो का प्रशिक्षण हुआ था, महिला व वाइट वाटर राफ्टिंग गाइड का प्रशिक्षण ऋषिकेश में हुआ है। ठीक है, लिखो महिला व वाइट राफ्टिंग गाइड प्रशिक्षण, महिला व वाइट पूरा लिखना है आप। ठीक है, क्या लिखोगे, महिला व वाइट वाटर, महिला व वाइट वाटर, ठीक है, महिला व वाइट वाटर राफ्टिंग गाइड प्रशिक्षण कहां पर आयोजित किया गया था, ऋषिकेश में। ठीक है, राफ्टिंग गाइड प्रशिक्षण ये कहाँ पे हुआ था, ऋषिकेश में हुआ था। अभी 2024 में यहाँ पे प्रशिक्षण चलता है। ठीक है, ऋषिकेश में ही हुआ था, महिला व वाइट वाटर राफ्टिंग गाइड प्रशिक्षण। अगला लिखना है आपको, दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना में जो बच्चों 2023-24 में सर्वाधिक लाभार्थी कहाँ के हैं, वो अलग है, ये अलग है। ठीक है, जो क्वेश्चन लिखा आप लिखना, दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना, दीन दयाल उपाध्याय होम स्टे योजना, होम स्टे कब से शुरू हुई थी, 2018 से। ठीक है, योजना के तहत वर्ष 2023-24 में सर्वाधिक लाभार्थी, ठीक है, ये हुए थे बच्चों सर्वाधिक लाभार्थी कहाँ कहाँ, अल्मोड़ा व चमोली में, अल्मोड़ा प्लस चमोली, वो पहले वाला अलग है। ठीक है, अल्मोड़ा व चमोली में इसमें सर्वाधिक क्या है बच्चों, लाभार्थी, ध्यान रखना। जो ये सर्वाधिक लाभार्थी हैं अल्मोड़ा व चमोली में रजिस्टर किए गए। और दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना कब से शुरू हुई थी, मैंने आपको बताया 2018 से शुरू हुई थी। ठीक है, प्रावधान क्या है इसके अंदर, मैंने कहा था कि अधिकतम 15 लाख या 50% का पूंजी अनुदान, तथा पहले 5 वर्ष में जो उनको टोटल ब्याज पड़ रहा होगा बच्चों, जो उन्होंने लिया होगा, उसका अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक या 50% तक क्या होगा, ब्याज जो है उसमें रियायत दी जाएगी या माफ किया जाएगा। ठीक है, तो दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना में क्या है, अधिकतम 50% या अधिकतम 15 लाख का पूंजी अनुदान, तथा 5 वर्षों तक अधिकतम 50% या 1.5 लाख की दर से ब्याज अनुदान दिया जाएगा। ठीक है, लिखो इसमें, लिखो ये 2018 क्या है, पूंजी अनुदान ऐसे शॉर्ट में लिख लो, कितना सरकार देगी अपनी ओर से। ठीक है, पूंजी अनुदान कितना है, यानी जो आपकी लागत है उसका या तो 50% या अधिकतम 15 लाख, जो भी हुआ। ठीक है, अधिकतम, ठीक है, 15 लाख से ऊपर नहीं देंगे। और जैसे 30 लाख का आपका प्रोजेक्ट है तो 15 लाख या ऋण दे देंगे आपको, सरकार की ओर से अनुदान मिल जाएगा, सॉरी। अगर आपका 32 लाख है तो उसमें 50% कितना हो रहा है, 32 लाख का 16 लाख हो रहा है ना, तो 16 लाख नहीं देंगे, 15 लाख देंगे। इसमें से 15 लाख से ऊपर जा ही नहीं सकती वैल्यू। ठीक है, एक तो ये प्रावधान है। दूसरा ब्याज का जो अनुदान है बच्चों, इस वाले में मैंने यही क्वेश्चन बच्चों को कंफ्यूज होता, ब्याज अनुदान, लिखो ब्याज अनुदान 5 वर्ष हेतु कुल ब्याज का अधिकतम 50% या 1.5 लाख, अधिकतम 50% ऑब्लिक 1.5 लाख अनुदान है। ठीक है, ब्याज अनुदान अगर पूछता है कितना है, 50% या 1.5 लाख, जबकि पूंजी अनुदान कितना है, 50% या अधिकतम 15 लाख। तो दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना कब से शुरू हुई थी, वर्ष 2018 से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला लिखो, अतिथि उत्तराखंड होम स्टे, ये अलग है। ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय अलग है, ये अलग है। लिखो अतिथि उत्तराखंड होम स्टे पंजीकरण योजना में, अगला लिखना अतिथि उत्तराखंड होम स्टे, पूरा लिखना अतिथि उत्तराखंड होम स्टे पंजीकरण योजना में, अतिथि उत्तराखंड होम स्टे पंजीकरण योजना में 2023-24 में सर्वाधिक लाभार्थी। ठीक है, अतिथि उत्तराखंड होम स्टे योजना में, होम स्टे योजना के तहत वर्ष 2023-24 में सर्वाधिक लाभार्थी। ठीक है, ये है बच्चों नैनीताल और देहरादून, नैनीताल प्लस देहरादून में। ठीक है, यानी देहरादून और नैनीताल में अतिथि उत्तराखंड होम स्टे में सबसे ज्यादा लाभार्थी हुए। ठीक है, एक अगला लिखना, ट्रैकिंग ट्रैक्सन होम स्टे योजना की शुरुआत कब से हुई थी, ट्रैकिंग ट्रैक्सन होम स्टे योजना की शुरुआत वर्ष 2020 से हुई थी, 2 किलोमीटर के दायरे में। यानी आपका कोई ट्रैकिंग रूट है, उसके 2 किलोमीटर के रेंज में होम स्टे वगैरह बनाने के लिए बेसिकली था। तो क्या था इसमें, लिखो ट्रैकिंग ट्रैक्सन होम स्टे योजना की शुरुआत वर्ष 2020 में, ट्रैकिंग ट्रैक्सन होम स्टे योजना।
ये कब से शुरू हुई थी? वर्ष 2020 से शुरू हुई थी। ट्रैकिंग ट्रैक्शन होम स्टे योजना की शुरुआत कब से हुई थी? वर्ष 2020 से हुई थी। ठीक है, और वर्तमान में 6 जनपदों में लागू है। कितने में है? देखो वर्तमान में 6 जनपदों में लागू। ठीक है, वर्तमान में कितने जनपदों में लागू है अगर क्वेश्चन पूछता है तो 6 जनपदों में लागू है ट्रैकिंग ट्रैक्शन होम स्टे योजना। अगला लिखो लीड बैंक कितने हैं बच्चों? यहाँ पे 3 है। ठीक है, ये कभी कभी बैंकिंग पिछले बार के पीसीएस में क्वेश्चन पूछे थे इसने इस वाले टॉपिक से। लीड बैंक मैंने बहुत बार बताया आपको 3 है। कौन कौन से हैं 3? एसबीआई, ठीक है, पीएनबी और बैंक ऑफ बड़ौदा। ये 3 बैंक हैं बच्चों जो लीड बैंक हैं। एसबीआई पर्वतीय 9 जिलों में काम करता है इस लीड के रूप में। पीएनबी 2 जिलों में काम करता है और बैंक ऑफ बड़ौदा भी 2 जिलों में। पीएनबी करता है देहरादून प्लस हरिद्वार में काम। बैंक ऑफ बड़ौदा लीड बैंक के रूप में नैनीताल और यूएस नगर में। बाकी जगह कहाँ है बच्चों? एसबीआई है। ठीक है, तो ध्यान रखना लीड बैंक कितने हैं? एसबीआई, पीएनबी और बैंक ऑफ बड़ौदा, ये ध्यान रखना। अब देखना कुल जो बैंक ब्रांचेज है बच्चों, ग्रामीण क्षेत्रों में 47% है, शहरी क्षेत्रों में हमारे पास 29% और अर्ध शहरी क्षेत्रों में 24% है। ठीक है, लगभग तो लिखो। अब बाकी छोटे मोटे भी होंगे कहीं कहीं। ठीक, लिखो कुल बैंक ब्रांचेज, कुल बैंक शाखाएं लिखो जो उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में कुल बैंक शाखाएं, बैंक शाखाएं। ठीक है, अभी बैंक शाखाएं कभी ऐसे थोड़ा ना पूछता है, ये क्वेश्चन पूछता है कि उत्तराखंड में जैसे स्टेटमेंट वाले में ग्रामीण, शहरी और अर्ध शहरी पूछेगा कि इनमें सबसे ज़्यादा किस शहर और किस क्षेत्र में है, या स्टेटमेंट खुद ही दे देगा कि ग्रामीण में सबसे ज़्यादा है। ग्रामीण में लगभग 47% बैंक शाखाएं हैं बच्चों टोटल का, और शहरी क्षेत्र में लगभग 29% और अर्ध शहरी क्षेत्र में लगभग 24% है। ठीक है, जो गाँव ने शहर, यानी 47%, 29%, 24%, बाकी अन्य होते होंगे। ठीक है, अगला लिखना है सर्वाधिक व सबसे कम बैंक शाखाएं किस किस जनपद में? देखो सर्वाधिक व सबसे कम बैंक शाखाएं हैं। सर्वाधिक व सबसे कम बैंक शाखाएं, ठीक है, सर्वाधिक है देहरादून में। सर्वाधिक बैंक शाखाएं किस जनपद में? देहरादून में। और सबसे कम बैंक शाखाएं हैं बच्चों अपने आप में कहाँ पे? रुद्रप्रयाग व बागेश्वर में है। ठीक है, इनमें कम है। सबसे कम किन जनपदों में है? रुद्रप्रयाग और बागेश्वर में। ठीक है, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर में सबसे कम है और देहरादून में। तो सबसे ज्यादा अगर पूछता है आपसे तो आपको पता होना चाहिए कि देहरादून, यूएस नगर, हरिद्वार और नैनीताल ये टॉप जिले हैं। ठीक है, देहरादून, यूएस नगर, हरिद्वार एंड नैनीताल, ये टॉप जिले हैं 4। देहरादून, यूएस नगर, हरिद्वार और नैनीताल में सबसे ज्यादा बैंक शाखाएं, जबकि सबसे कम बैंक शाखाएं हैं बच्चों रुद्रप्रयाग, बागेश्वर। इसके अलावा कौन से जनपद होंगे अपने आप में? जो ये चंपावत और उत्तरकाशी। ठीक है, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, चंपावत और उत्तरकाशी भी लिख दो, जो भी पूछता है आपसे। ठीक है, चंपावत और उत्तरकाशी, समझ जाना, यूटीटी लिख दिया शॉर्ट में। ठीक है, तो सबसे ज्यादा बैंक शाखाएं देहरादून में, फिर यूएस नगर में, फिर हरिद्वार में, फिर नैनीताल में, जबकि सबसे कम बैंक शाखाएं रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, चंपावत और उत्तरकाशी में। इसको भी आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, अब देखना बच्चों सबसे ज्यादा बैंक शाखाएं एसबीआई की, ये नहीं पूछेगा आपसे। एक लिखो प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंदर सर्वाधिक बैंक खाते किस जनपद में खोले गए? ठीक है, लिखो 2014 से शुरू हुई थी ना, 28 अगस्त तक, कब से? हाँ, लिखो प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत सर्वाधिक, क्योंकि वित्तीय समावेशन के अंदर आपका टॉपिक है। ठीक है, लिखो प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत सर्वाधिक खाते किस जनपद में खोले गए? यूएस नगर में, यानी उधम सिंह नगर में सर्वाधिक खाते खोले गए हैं प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत। इसके अलावा जो खोले गए हैं बच्चों वो खोले गए हरिद्वार व देहरादून में। ठीक है, हरिद्वार व देहरादून में, हरिद्वार एंड देहरादून में। ठीक, अब इसके अलावा बच्चों कुछ चीजें ऐसी हैं जो भारत सरकार की कुछ प्रमुख योजनाएं हैं, वो आपको ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है, पढ़ लेना। एक लिखना प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और प्रधानमंत्री सिंचाई योजना। ये 5 योजनाएं हैं। इनके फैक्ट पढ़ लेंगे बच्चों एक बार ना। ये 2015-16 के आसपास की स्कीम्स हैं। एक में 12 रुपया सालाना प्रीमियम है, एक में 2 रुपये कुछ ऐसा ही है ना, सॉरी 330 रुपये एक में 12 रुपये। इसके अलावा
जो सिंचाई योजना है वो क्या है, कब से शुरू हुई है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कौन सी है, अटल पेंशन योजना कौन सी है, अटल पेंशन योजना के लाभार्थी किस वर्ग के लोग हैं, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लाभार्थी कौन है, प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा योजना के लाभार्थी कौन है, कितना प्रीमियम आएगा, ये ध्यान रखना। कौन कौन से बताया मैंने, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और अटल पेंशन योजना। ये 5 योजनाएं आपको क्या है बच्चों, मुंह जबानी याद होनी चाहिए, ठीक है। कभी ना कभी क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा। अगला लिखना है बच्चों आपको, नाबार्ड की स्थापना तो आपको पता ही है कब हुई थी, 12 जुलाई 1982 में, ठीक है। नाबार्ड कब बना था, बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। नाबार्ड बना था 12 जुलाई 1982। और किस समिति कौन सी थी इसके लिए, शिवरामन समिति, शिवरामन समिति की सिफारिश पे, ठीक है। यानी शिवरामन समिति की सिफारिश पे 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड बना था, ये भी पता होना चाहिए आपको, ठीक है। अब जो होता है बच्चों, इसी के तहत एक फंड बनाया गया, इसका नाम है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, ठीक है। इस नाबार्ड के अंदर एक फंड बनाया गया है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, RIDF, इसको लिखना रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, ठीक है। यानी ग्रामीण आधारभूत सेवाओं के विकास हेतु एक फंड या निधि बनाई गई है। ये बनाई गई थी 1995-96 के आसपास, ठीक है। ये भारत सरकार की, क्योंकि ये फैक्ट कहीं से भी उठा देते हैं, इनको पता है कि कौन सा इकोनॉमी सर्वे में मेंशन किया तो वहीं से क्वेश्चन उठा देंगे। तो ये रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड कब बना था, 95-96 में बना था, ये भी पता होना चाहिए आपको, ठीक है। अगला लिखना, शंकर पशु प्रजनन केंद्र कहाँ पे विकसित किया जा रहा है, कालसी में, मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना ये। शंकर पशु प्रजनन केंद्र कहाँ पर विकसित किया जा रहा है, कालसी, ठीक है। कालसी मतलब देहरादून में, कालसी में क्या किया जा रहा है बच्चों, शंकर पशु प्रजनन केंद्र का विकास किया जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा लिखो, सीमांत क्षेत्र विकास कार्यक्रम किस विभाग के द्वारा संचालित किया जा रहा है, सीमांत क्षेत्र विकास कार्यक्रम, यानी बाउंड्री के इलाके, ठीक है। सीमांत क्षेत्र विकास कार्यक्रम, ये है बच्चों ग्राम्य विकास का पार्ट, ठीक है। ग्राम्य विकास का पार्ट है, सीमांत क्षेत्र विकास कार्यक्रम किसका है, ग्राम्य क्षेत्र का पार्ट है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला लिखना है आपको, सोयाबीन व खाद्य तेल प्रसंस्करण केंद्र कहां पर है, हल्दूचौड़ में, ठीक है। देखो, सोयाबीन एवं खाद्य तेल प्रसंस्करण केंद्र, पूरा लिखना, सोयाबीन एवं खाद्य तेल व खाद्य तेल प्रसंस्करण केंद्र, प्रसंस्करण केंद्र कहाँ पर है, हल्दूचौड़ में, ठीक है। हल्दूचौड़, और हल्दूचौड़ कहाँ पड़ता है, हल्द्वानी के पास, ठीक है। जनपद नैनीताल हो जाएगा। तो सोयाबीन व खाद्य तेल प्रसंस्करण केंद्र कहाँ पर पूछता आपसे, तो आपका आंसर क्या हो जाना चाहिए बच्चों, हल्दूचौड़, ठीक। ये थी बच्चों एक छोटी सी क्लास इकोनॉमी सर्वे की, क्योंकि थोड़ा सा समय अभाव की वजह से ज़्यादा लेंदी क्लास नहीं हो पाई आपकी। आप इसको एक बार देख लेना, रिवाइज कर लेना, क्या पता एक आध क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में आपको देखने को मिले, तो वो आपके लिए ही फायदा होगा, यानी नुकसान कहीं से भी कहीं नहीं होगा, ठीक है। आई होप कि ये चीज़ आपकी समझ आई होगी। फिर मिलता है अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।